बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, खिताब कर दिया है। खिताब कैसा था? मेरा मतलब है ये अपोजिशन लीडर वाला खिताब नहीं था, ये वज़ीर आज़म वाला खिताब था। उसमें क्या बातें थी जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म लग रहे हैं? शहबाज शरीफ को क्या जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं और नवाज शरीफ का बयानिया क्या है? ये सारी बातें उन्होंने अपने 58 मिनट के ख़िताब में जो है वो कही हैं, बताई हैं। उस सब का अहवाल आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊं कि उससे पहले आज सुबह नवाज़ शरीफ साहब की फ़्लाइट उम्मीद पाकिस्तान दुबई से रवाना हुई और इस्लामाबाद में लैंड किया। इस्लामाबाद और टीवी चैनल्स तमाम मीडिया जो है ना, वो फिर ज़ाहिर है एक ही इशू था, एक ही टॉपिक था, एक ही मौजू था, एक ही ख़बर थी, वो था नवाज़ शरीफ साहब की वापसी। और वो चैनल्स भी जो काफ़ी हद तक ख़िलाफ़ हैं नून लीग के ना, वो भी सब लाइव बराह रास्त सारा कुछ चल रहा था। फिर बल्कि झगड़ा ये था या सबकत ले जाने की बारी ये थी कि जहाज़ के अंदर से कौन ज़्यादा बेहतर कवरेज कर सकता है। जहाज़ में चूँकि नवाज शरीफ साहब के ज़ाहिर बहुत से चाहने वाले, उनके कारकुनान 100+ में थे, टिकट्स ख़रीद के आए हुए थे। बाकायदा उन्होंने इस फ़्लाइट के भी टिकट्स ख़रीदे थे और फिर वहाँ से कवरेज भी हो रही थी। इस्लामाबाद में कुछ थोड़ा सा आपस में उनकी झगड़ा भी हुआ। मियाँ साहब तो उतर गए, मियाँ साहब की इमिग्रेशन भी वहीं पर हुई और वहाँ पे अपनी कानूनी टीम से मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, बायोमेट्रिक्स हुए और उनकी जो अपीलें हैं अदालत में जाने के लिए उन पर साइन हुए, उनकी दरख्वास्तों पर अपीलों की बहाली के हवाले से ये सारा काम हुआ। मियाँ साहब इस्लामाबाद में रहे, उसके बाद फिर जहाज़ दोबारा चलना था। फिर वही फुटेज के जहाज़ चल पड़ा है, टैक्सी कर रहा है, अब टेक ऑफ कर लिया है। अच्छा, फिर लाहौर में लैंडिंग हो रही है, इसी दौरान में जलसा गाह दिखा रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा पहुँच गई हैं, जहाज़ लैंड कर रहा है, सारे चैनल इकट्ठा एक ही दिखा रहे हैं। अच्छा, वो अरेंजमेंट अगरचे नून लीग की तरफ से था, जो कि ये काम शुरू किया था इन्होंने PTI ने, कि जलसे की कवरेज जो है वो पार्टी खुद करती है और सबको फीड देती है। मतलब सबके पास, आपने देखा होगा, अगर आप अमूमन ज़ाहिर हम एक चैनल देख रहे होते हैं एक टाइम पे, तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता, लेकिन अगर स्क्रीन्स ज़्यादा लगी हो मॉनिटरिंग में जहां हम देखते हैं बैठकर अगर, तो पता चलता है कि तमाम चैनल्स पर एक ही वीडियो चल रही थी, एक ही फुटेज आ रही थी। तो उसकी वजह यह है कि वो सारी फीड जो है वो जलसा करने वाली पार्टी दे रही होती है। कुछ चैनल्स ने अलग की, लेकिन जो वो अंधेरा छाने लगा तो फिर ड्रोन्स का काम भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो पार्टी की फीड थी सिर्फ वही चल सकती है। बार ये एक अलग टेक्निकल सा इशू था, ये सारा कुछ हुआ और बड़ा जलसा था, बड़ा क्राउड था। मियाँ साहब लाहौर आए, लाहौर में फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर में बैठकर बादशाही मस्जिद के साथ जहाँ हेलीपैड बना हुआ था वहाँ पर पहुँचे। वहाँ से हमज़ा शहबाज उन्हें लेकर चले, अपनी गाड़ी में बिठाकर और लेकर स्टेज तक आए। मतलब खूबसूरत मनाजर ये कि वो लोग जो ये समझते हैं कि नून लीग में नून से शीन, शीन से मीम निकलेंगे, अलग अलग होंगे, कुछ पीसेस हो जाएंगे, अलग अलग पार्टियां बन जाएंगी, वो लोगों की उम्मीदें जो है ना बेचारों की, वो रह जाती हैं। वो पार्टी वहीं की वहीं है, सारी फैमिली इकट्ठे मिलकर चल रहे होते हैं। और मियाँ साहब ने फिर अपना खिताब शुरू किया और ख़िताब भी ज़बरदस्त था। मतलब वो ज़बरदस्त इस सेंस में, मैं उस पे आपसे ज़िक्र करता हूँ कि उन्होंने जो शुरू किया कि कहाँ से छेड़ूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ। बात ठीक है, फसाना बड़ा तवील था, ये मुश्किल काम था कि वो कहाँ से छेड़ते और कहाँ तमाम करते, लेकिन उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर वाला ख़िताब किया। ये नवाज शरीफ साहब का जो ख़िताब था ये अपोजिशन लीडर वाला ख़िताब नहीं था कि जो अभी लड़ रहा होता है ना इलेक्शन के, मैं यूँ कर दूंगा, मैं ये आऊँगा तो मैं ये कर दूंगा और मैं उसको उठाकर फेंक दूंगा, मैं उसको गिरा दूंगा और उसकी ऐसी की तैसी, मैं वापस आ जाऊं तो मैं तुम्हारा AC उतरवा दूंगा और मैं TV निकलवा दूंगा। ये सारा कुछ हमने देखा हुआ है ना। वज़ीर आज़म बनकर भी इमरान खान साहब का यही खिताब होता था, अपोजिशन लीडर वाला। और नवाज़ शरीफ ने अभी इक़्तिदार में आए बगैर यही खिताब किया। अच्छा, वो वैसे तो टेक्निकली भी वो अपने आप को इक़्तिदार में ही समझ रहे हैं मियाँ साहब। मतलब वो लंदन से रवाना हुए तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उनको रवाना करने के लिए वहाँ मौजूद थे, उनकी वीडियोज़ आई, सारा कुछ हुआ, उन पर तनकीद भी होगी, हुकूमत ने भी उसको गोल मोल करके डिफेंड कर दिया। उसके बाद खबरें यह है कि सऊदी अरब में पहुँचे तो सफ़ीर ने रिसीव किया, सऊदी अरब से चले तो सफ़ीर ने रवाना किया, दुबई में पहुँचे तो सफ़ीर ने रिसीव किया, दुबई से चले तो सफ़ीर ने रवाना किया, लाहौर आए तो बड़े बड़े अफसरों ने सलूट मारे।
तो और इक़्तिदार किसको कहते हैं? मतलब वो शख्स जिसको मातूब ठहरा कर, जिसे कभी हथकड़ियाँ लगाकर और कभी रस्सियों से बांधकर जहाज़ों की सीटों से बांधकर रवाना कर दिया जाता है, वो वापस आता है और वो फिर इक़्तिदार में आ जाता है। उसको वापस लाने के लिए डील्स होती हैं, सब उसको सलूट करते हैं, सब उसकी बात मानते हैं, सब उसके साथ एग्री करते हैं और वो फिर इक़्तिदार में आ जाता है। चौथी मरतबा, मतलब 3 मरतबा तो वो बन चुके हैं ना, चले चौथी मरतबा भी होना है, वो हम बाद में देखते हैं कि क्या होना है। लेकिन 3 मरतबा जो शख्स वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है, 2 मरतबा जेल में जाने के बाद निकला है और बाहर चला गया। अब इसको उसकी किस्मत कहें, पॉजिटिव साइड पे रहते हुए कहें तो किस्मत ही कहेंगे, और वैसे निज़ाम का की तस्वीर कह लें, चलें हम मुस्बत रिपोर्टिंग ही करें तो बेहतर है कि अभी हमने देखना है कि होना क्या है। मतलब मैं जब उनकी तकरीर पे कुछ चीज़ों पे हम कुछ दोस्त इकट्ठे बैठकर देख रहे थे, तो मुझे कुछ पॉइंट्स पर मेरी रिजर्वेशंस थी। तो रज़ी दादा का ख्याल ये था कि वो भी हमारे साथ बैठे थे और उनका कहना ये था कि हम उनसे मुतालबात तब करेंगे जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। मेरा ख्याल ये था कि उनका आज का खिताब भी मज़ीद पावरफुल हो सकता था और उन चीज़ों के साथ जो रिक्वायरमेंट्स थी या जिनका वो पहले ज़िक्र करते रहते थे वो आज आनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म खिताब किया। तकरीबन 58 मिनट 58 मिनट्स का खिताब था। वो अशार से शुरू करके और इन बातों से शुरू करके कि ना कभी आपने धोखा दिया, पब्लिक को कह रहे थे, और ना कभी मैंने दिया। मियाँ साहब, पब्लिक ने तो कभी नहीं धोखा दिया। मियाँ साहब ने एक मरतबा गिला किया था कि मुझे कहते थे कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई था ही नहीं। मियाँ साहब, आपके चाहने वाले वहीं खड़े थे, वो कभी आपके साथ थे, आप नहीं थे तो वो कुलसूम नवाज साहिबा के साथ थे, वो अपने रब के हजूर पेश हो गई तो वो मरीम नवाज़ के साथ भी रहे हैं, वो तो आपके साथ चले हैं, आपके साथ और फैमिली के साथ। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने अपने बड़े दुख बयान किए। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा क्या हो सकता था कि मेरे बाप की जो वफ़ात हुई तो मैं उन्हें कब्र में नहीं उतार सकता था, मेरी वालिदा की वफ़ात हुई, मेरी बेगम की वफ़ात हुई। बेगम के वाले से वो और ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं कि उन्हें बात नहीं करने दी गई बच्चों से। बेगम से तो शायद वो तो इस पोजीशन में नहीं थी बात करने की, लेकिन मियाँ साहब जेल से रिक्वेस्ट करते रहे कि मुझे बात कर लेने दें बच्चों से, बेटों से, उन्हें बात नहीं करने दी गई थी। फिर वहीं पर इतला दी गई, ज़ाहिर मरीम नवाज़ भी जेल में थी। वो सारा एक जज्बाती मंज़र है, किसी भी फैमिली के लिए हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए भी है। तो उन्होंने उन सब चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कौन है जो मुझे अवाम से जुदा कर देते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब जो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्हें ये सवाल पूछने की बजाय इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो कौन हैं जो उन्हें अवाम से जुदा कर देते हैं। ये सवाल तो हम कर सकते हैं ना, मियाँ साहब को तो इसका जवाब देना चाहिए, या फिर जो करते हैं उन्हें कटहरे में खड़ा करके उनसे जवाब लेना चाहिए। बहरहाल मियाँ साहब ने ऐलान किया है कि मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की ख्वाहिश नहीं है, इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मियाँ साहब, इंतकाम लेने को कहता कौन है आपसे? जो हम जैसे दिल जले आपसे मुतालबा करते हैं वो तो ये करते हैं कि जिन लोगों ने जराइम किए हैं, जुर्म किए हैं, उन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके उनके जुर्म के मुताबिक उनकी सज़ा दिलवा दें। इसमें ये तो इंतकाम नहीं है। मतलब मियाँ साहब ने खासा आज मजहबी टच भी दिया है, बड़ा अच्छा लगा कि वो भी एक रिवायती पाकिस्तानी सियासतदान की तरह उन्होंने कि अल्लाह से ही दुआएं करनी है। ज़ाहिर है दुआ और किससे की जा सकती है? दुआ तो रब के अलावा किसी से नहीं की जा सकती, अल्लाह के अलावा तो किसी से दुआ नहीं की जा सकती ना। तो मियाँ साहब ने भी वही रिपीट किया कि अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, रहमान और रहीम है, और उससे रहम की दुआ भी मांगी और बाकी सब चीज़ों के लिए भी वो सारी बातें हैं। फिर उन्होंने तस्बीह का जिक्र किया कि उन्हें बताया गया कि 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी सुबह शाम, लेकिन लोग कम पढ़ लें, जैसे भी करें, खुलूस से पढ़ें। असल में वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इमरान खान की तस्बीह को। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने तौर पे पढ़ता हूँ। और एक बात उनका पॉइंट ठीक था कि जब इंसान अगर, मतलब मुझे भी हैरत होती थी कि अगर वो एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस से गैर मुल्की पाकिस्तान से बाहर वो पाकिस्तानी और सब जो दूसरे इन्वेस्टर्स या बिज़नेसमैन हैं उनसे जब एक शख्स खिताब कर रहा है तो उस दौरान में तस्बीह कैसे पढ़ी जा सकती है? मतलब वो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के इंसान हो सकते हैं। आम आदमी के लिए जब मैं मसलन आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो इसी दौरान में तस्बीह पढ़ना
अगर मैं किए जा रहा हूँ तो वो मुश्किल लगता है मुझे, मतलब एक आम आदमी के तौर पे मुझे लगता है ये मुश्किल है। मुमकिन है उनके पास कोई ऐसी खुदादाद सलाहियतें हों कि वो एक वक्त में लोगों से बात भी कर रहे हैं, ख़िताब भी कर रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं और साथ साथ तस्बीह भी पढ़े जा रहे हैं। तो मियाँ साहब ने इसको ज़िक्र किया और उसके अलावा उन्होंने अपना एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि हमारा बयानिया क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरा बयानिया जो है वो सस्ती बिजली है, वो डॉलर को कम करना है। वो उन्होंने पुराने अपने सारे प्रोजेक्ट्स गिनवाए। उन्होंने कहा लाहौर की मेट्रो बसें मेरा बयानिया है, ऑरेंज ट्रेन जो है, ऑरेंज लाइन, वो मेरा बयानिया है, कराची की ग्रीन लाइन बस सर्विस मेरा बयानिया है, चागी के पहाड़ों में होने वाले धमाके, वो जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे हमने, वो मेरा बयानिया है। और अवाम की तरक्की की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सब रियासती इदारों को सबको मिलकर आगे जाना है, सबको मिलकर चलना है और ये मिलकर इकट्ठे चले बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। और उसके लिए क्या बयानिया है, हमसायों से लड़ाइयाँ बंद करनी है। वो लड़ाई नहीं हो सकती, लड़ाई करके तरक्की नहीं की जा सकती। कश्मीर का जो हल निकालना है उसके लिए हमें बामकसद मुज़ाकरात के ज़रिए अच्छे तरीके से करना है, वो भी जंग करके नहीं करना। मियाँ साहब ने बड़ा क्लियर अपना दिया। अच्छा, ज़ाहिर है इकॉनमी के बगैर मुल्क कैसे चल सकता है। अच्छा, अभी अगरचे उनके पास कोई सॉलिड ये नहीं था कि ये पैसे सारे आएंगे कहाँ से, कैसे करेंगे, लेकिन उनका ख्याल ये है कि अगर हम दोबारा से वो सफ़र जो 2017 में डिस्कनेक्ट हुआ था, डिसकंटिन्यू हुआ था, वहीं से दोबारा शुरू हो तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। फ़लस्तीन के लिए उन्होंने दुआ कराई, मरीम नवाज़ साहिबा ने उन्हें झंडा पकड़ा दिया, उन्होंने झंडा पकड़ के भी दुआ कर दी दोबारा से। अल्लाह फ़लस्तीनियों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बड़ा ही दुख देने वाला अमल है वैसे वो तो, जो रोज़ हम देखते हैं ना, वो जो वीडियो फुटेजेस हैं, तो क्या कह सकते हैं हम, रोज़ ही दुआओं पर ही बात चल सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो मुझे नहीं लगता कुछ थोड़ी सी वर्किंग हो रही है। मतलब मैं उन लोगों में हूँ जो क्रिटिसाइज़ भी बहुत कर रहे होते हैं चीज़ों को। इवन सऊदी सिस्टम को या सऊदी क्राउन प्रिंस को हम बहुत सी बातों पर क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो शख्स इस बारे में प्रैक्टिकल काम कर रहा है, वो दुनिया के लीडर्स से बात कर रहा है। और अमन के साथ तो यही हो सकता है ना कि उनसे बात करें, नेगोशिएट करें और किसी तरह इसको मैनेज कराएं। तो वो शख्स अभी तक जो है मुस्बत तरीके से एक्टिवली काम करता हुआ नज़र आ रहा है, वो है प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान। अच्छा, उनकी एफ़र्ट्स किस हद तक कामयाब होती हैं, हम दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। मियाँ साहब ने भी दुआ करा दी और मियाँ साहब ने कुछ बातें और भी की हैं, मसलन नौजवानों की तरक्की और ख़वातीन की तरक्की। लेकिन एक बात बड़ी अजीब लगी, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब आप सुन रहे हैं। तो उससे मुझे लग रहा है कि कुछ शहबाज शरीफ साहब के पास कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिम्मेदारियाँ नहीं आनी कि शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं जब नौजवानों की तरक्की के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़वातीन की तरक्की के हवाले से और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब किया है कि शहबाज शरीफ साहब आप सुन रहे हैं। तो उससे मुझे लगता है कि मुमकिन है कोई शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे कोई ज़्यादा अहम ज़िम्मेदारियाँ लगनी हों। वो ज़राअत की तरक्की की बात करते हैं, IT के वो बात करते हैं कि IT में हमने आगे जाना है, हमने अपनी जो है एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाना है। इस वाले से सारी बातें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में या इलेक्शन से कबल वो इसको मज़ीद डिटेल्स हमें बताएंगे कि वो किस तरह से वर्क प्लान उनका क्या है। कोई बनाया होगा ना उन्होंने कि कैसे कैसे स्टेप वाइज हमने किस तरह से चलना है। इलेक्शन के वाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन ये बात वो सुबह दुबई में कर चुके हैं। दुबई में उन्होंने फरमाया कि मेरी जो इलेक्शन कमीशन की प्लानिंग है वही मेरी तरजीह है, जैसे इलेक्शन कमीशन चाहता है वैसे ही हम चलेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के एंड की तारीख दी हुई है, उम्मीद है वो उस तारीख पर कायम रहेंगे और उम्मीद है इलेक्शन हो जाएंगे। और उम्मीद है कि उस वक्त तक मियाँ साहब भी वो तमाम अपने केसेस को निपटा कर इलेक्शन के अमल में शामिल हो जाएंगे। और उम्मीद है कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो मियाँ साहब की क़यादत में हो, वो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हो या किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत बने, जो भी हुकूमत बनेगी वो इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क के अवाम की तरक्की, यानी मेरे, आपके, हम सब की तरक्की के लिए काम करे। शुक्रिया।